हेलो नमस्कार बच्चों। आज मैं बात करने वाला हूँ सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस के बारे में। 30 क्वेश्चन का ये टॉपिक है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगा और पार्ट 2 के अंदर मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ जो आपकी पैकेजिंग वाले क्वेश्चंस है और जो डिफेक्ट्स वाले क्वेश्चंस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे सीसीपी स्ट्रक्चर है और मैं आपको यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। सीसीपी जो आपका होता है वो सीसीपी आपका एफसीसी की तरह ही होता है, यानी सीसीपी और एफसीसी एक ही बात है और इन दोनों का ही जो जेड होगा वो कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, एफसीसी के अंदर आप लोग क्या बोलते हो, एफसीसी के अंदर आपके जो एटम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे होंगे प्लस फेस सेंटर पे होंगे। ठीक है, जो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन होता है 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा। फेज आपकी 6 होती है, 1/2 कंट्रीब्यूशन होगा। तो ओवरऑल जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी यहाँ पे। तो एफसीसी के अंदर और सीसीपी के अंदर एक जैसा ही है, जेड की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी सिमिलर होगा और मैं आपको बता दूं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे सीसीपी और एफसीसी के अंदर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपका कितना, 12। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसके अंदर होगा, आपका बीसीसी के अंदर, और आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर किसके अंदर होगा, एफसीसी के अंदर होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैंने एससीसी भी क्लियर कर दिया, मैंने बीसीसी भी क्लियर कर दिया और मैंने सीसीपी भी क्लियर कर दिया कि सीसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपका 12 होगा, बीसीसी का कितना होगा 8 होगा और एससीसी का कितना होगा 6 होगा। और ये किसका है आपका, एफसीसी या फिर सीसीपी। तो आपका आंसर करेक्ट होगा कौन सा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Second question is, a compound formed by elements A and B crystallizes in the cubic structure where A atoms are at corners. A atoms are at corners of a cube and B atoms are at face center. तो A atoms आपके corners पे 8 corners होंगे, 1/8 contribution होगा। तो A आपका कितना आ जाएगा, 1। B की अगर बात करें तो 6 फेस होती है क्यूब की। आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम को अज्यूम कीजिए, उस रूम में आपको 6 फेस दिख जाएंगे। जो दीवार दिख रही है सामने वही फेस है। तो जहां आप बैठे हैं वहां पे देखिए, सामने देखिए, पीछे देखिए, राइट देखिए, लेफ्ट देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए। टोटल 6 फेज हो गई। कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2 का। तो बी कितना आ गया, 3। तो ए 1 है, बी 3 है, तो आंसर इज ए बी 3। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट इज करेक्ट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। द नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी अरेंजमेंट, इन बीसीसी अरेंजमेंट हम लोगों ने क्या बोला, तो देखिए बीसीसी में क्या होगा, कॉर्नर्स पे होंगे, साथ में बॉडी सेंटर पे भी होंगे एटम्स। कॉर्नर्स 8 होंगे, कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। बॉडी सेंटर की बात करें हम लोग तो बॉडी सेंटर 1, किसी भी क्यूब का सेंटर एक ही होगा तो कंट्रीब्यूशन 1 ही होगा। तो 1 + 1 तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2। ठीक है, तो आंसर कितना होगा आपका, 2। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब अगर बात करें कि जो 1 लिखा हुआ है 1 किसके लिए है, 1 किसके लिए, तो देखो एससीसी के लिए है जेड की वैल्यू 1, एफसीसी और सीसीपी के लिए कितना है, जेड की वैल्यू 4। और अगर एचसीपी की बात करोगे, एचसीपी, तो उसके लिए जेड की वैल्यू कितनी आती है आपकी, 6 आती है। ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ इज। चलिए मैं सारा समझा देता हूं आपको, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। एससीसी के अंदर 2 एटम्स यहां पे रखे हुए रहेंगे। इस लेंथ को हम लोग ए, ये आर रेडियस आर हो गई क्योंकि एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस आर हो गई यहां पे। यानी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल है। सर्कल इन द सेंस मैं स्फेरिकल बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे लेंथ आर आर हो गई। टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं ए बोल रहा हूँ। तो ए कितना हो गया आपका, 2r के इक्वल हो गया। ठीक है, तो एज लेंथ कितना हो गया, 2। बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में आप ऐसे ज्यूम कीजिए कि एक कॉर्नर है, फिर बीच में बॉडी सेंटर है और फिर दूसरा कॉर्नर है। लेकिन कॉर्नर इस तरीके से होंगे कि आपका अगर एक साइड का कॉर्नर आप अपर कॉर्नर ले रहे हो तो दूसरे साइड में जब आप कॉर्नर को बॉडी सेंटर से लेके जाओगे तो वो कॉर्नर दूसरे साइड का लोअर नीचे वाला कॉर्नर आएगा। ठीक है, यानी जब आप क्यूब की बात करते हो
क्यूब की बात जब आप करोगे तो क्यूब के अंदर क्या होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, ये कॉर्नर होगा तो ये कॉर्नर इस कॉर्नर से मिलेगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉर्नर होगा तो ये कॉर्नर ऑपोजिट कॉर्नर से नीचे की तरफ मिलेगा, यानी डायरेक्ट सीधा नहीं मिलेगा। और अगर आप इसके अंदर बात करोगे तो देखो ध्यान से, तो ये ए होगा, सॉरी ये आपकी आर लेंथ हो गई, पूरा डायमीटर 2r हो गया और ये भी r हो गई, तो टोटल कितनी हो गई 4r, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान से सुनिए, जो 4r होगा मैं आपको अगर समझाऊं तो हम लोग बात करें इसको और इसको मैच करने वाला, ठीक है, तो आप अगर बात करोगे तो ध्यान से देखो, जो बॉडी डायगोनल होगा आपका, बॉडी डायगोनल एक फेस डायगोनल और एक ये, तो ये a होगा, ये √2a होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका √3a, तो कितना आ जाएगा √3a, तो a आ जाएगा यहाँ से 4r/√3। फेस इसकी बात करें एफसीसी की, तो एफसीसी में देखो ये मिलाना है सिर्फ आपको, तो ये देखो a है, ये a है, तो ये कितना होगा √2a, और यहाँ पे भी एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा ही होगा जैसे बीसीसी में इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, r 2r r यानी 4r, यहाँ कितना आ जाएगा √2a, तो r आ जाएगा यहाँ से √2a/4, यानी r आ जाएगा a/2√2। तो अगर आप a निकालोगे, a क्या आ जाएगा आपका 2√2r। तो एफसीसी के लिए पूछा है आपको, तो एफसीसी के लिए आपको अगर a निकालना है तो ध्यान से देखिएगा a क्या होगा, a होगा आपका 4r/√2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट एज Fe3 इन Fe 0.93 और ऑक्सीजन 1 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है आपको देखिएगा ध्यान से, Fe 0.93 और ऑक्सीजन कितना है आपका 1 है। पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा Fe 93 और ये हो जाएगा ऑक्सीजन आपका 100। अब ध्यान से देखिए, मैं 2 आयन ले रहा हूँ आयरन की, क्योंकि आयरन अलग अलग चार्ज में प्रेजेंट होगा, एक Fe+2 होगा, दूसरा Fe+3 होगा, और यहाँ पे कितना होगा ऑक्सीजन 100, ऑक्सीजन का कितना होगा -2। ये अगर मैं x अमाउंट अज्यूम करता हूँ तो टोटल 93 है, कितना होगा 93 - x, और आपको पता है पूरे कंपाउंड पे जो नेट चार्ज है वो कितना है 0 है, तो मल्टीप्लाई करिए 2x हो जाएगा प्लस 3 × 93 - x माइनस 200, 100 × 2 200 0, तो 2x प्लस 279 - 3x माइनस 200 इज इक्वल्स टू 0, 3x 2x माइनस x रह जाएगा, और 200 तो यहाँ 79 इज इक्वल्स टू x, तो x कितना आ गया 79, यानी Fe+2 कितना प्रेजेंट है आपका 79 प्रेजेंट है, तो Fe+3 कितना होगा आपका 14 होगा। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे परसेंटेज निकालना, किसका, थर्ड वाले का। तो देखिए परसेंटेज ऑफ Fe3 कितना आएगा, इसका अमाउंट कितना है 14, टोटल अमाउंट कितना आयरन का, बच्चे क्या करते हैं 100 कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, टोटल 93 × 100, ठीक है। तो हम लोग जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 15.05%। अब देखिए ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सबसे नियरेस्ट जो आंसर होगा वही आंसर टिक करना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए कंपाउंड विद यूनिट सेल डायमेंशंस, ए आपका ये है, बी आपका ये है, और सी आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और गामा कितना है आपका 120 डिग्री है। यहाँ देखो ये बोलना चाह रहा है ए इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, एंड अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90, वो कितना है 120। तो ये जो आपको दिया हुआ अरेंजमेंट ये किसके अंदर मैच हो रहा है, चलिए मैं आपको एनसीईआरटी से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने कंडीशन बताई थी वो इसके अंदर से देखिए किसके अंदर मैच कर रही है, हेक्सागोनल के अंदर, यानी ए इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा, हेक्सागोनल होगा। इसको देख लीजिए, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। इस टेबल के लिए मैं अलग से एक छोटा वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर टेबल कैसे याद करनी है वो आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा भी, और ये देखिए पहला कौन सा है, हेक्सागोनल है आपका। चलिए
तो आंसर क्या हो गया आपका, हेक्सागोनल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूब, यानी एससीसी की बात कर रहे हैं। अब देखिए, आपको सबको पता है पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होता है, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ए क्यूब इंटू 100। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि जो ए क्यूब है वो क्या है। देखो, डायरेक्ट एज लेंथ देगा आपसे और ए क्यूब पूछेगा। ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल का। और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। और जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। ठीक है, तो यहां पे जब आप पुट करोगे, देखो एससीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होगी। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ जाएगा आपका, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए। मैंने अभी एससीसी के लिए बताया था कि ए इज इक्वल्स टू 2r होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2r का क्यूब। तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8r क्यूब, ये कैंसिल होगा, कितना आएगा 2, यह आ जाएगा π/6। ठीक है, π/6 यहाँ पे क्या आ गया आपका, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। अब परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन अगर आपको चाहिए तो π/6 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 100 से। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला जहाँ 100 है, तो यह आंसर आ जाएगा आपका कितना, 52.4%। तो या तो ऐसे पूछ लेगा या फिर ये देखिए पूछ लेगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा, परसेंटेज वॉइड कितनी होगी। ये तो आपका पैकिंग फ्रैक्शन है, इतना तो भरा हुआ है, तो वॉइड कितनी बचेगी, वॉइड क्या होगी, 100 माइनस 52.4। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर अपना कितना होगा, π/6 आंसर होगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका, 47.6% आ जाएगा। आई होप ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रोमियम मेटल इज 287 पिकोमीटर इन बीसीसी अरेंजमेंट। और अभी अभी मैंने बीसीसी में आपको बताया था कि ये वाला अरेंजमेंट है R 2R और R 2R R, और टोटल लेंथ आ रही थी आपकी √3a, यानी 4R इज इक्वल्स टू कितना आ रहा था, √3a। तो इसने क्या दिया हुआ है, एज लेंथ दी हुई है, मतलब a आपकी एज लेंथ है, R आपकी रेडियस है, और पूछा रेडियस है, तो R इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू 287। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा। ठीक है, तो हम लोग जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 124.27 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाइसोट्रोपिक इन द गिवन स्टेटमेंट। ये मैं आपको एनसीईआरटी से बताऊंगा पहले, फिर हम लोग इसका आंसर टिक करेंगे। देखिए, हाँ देखिएगा, एमोर्फस सॉलिड क्या होंगे, जो आइसोट्रोपिक होंगे नेचर के अंदर। आइसोट्रोपिक क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि आइसोट्रोपिक एग्जाम्पल कौन से, और एमोर्फस क्या है आपके, आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक क्या होंगे, जो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ है, ये ऑल डायरेक्शन के अंदर क्या होगी आपकी, सेम होगी। एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या आपके एनाइसोट्रोपिक है, दैट इज सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन दी सेम क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये बोल रहा है कि एनाइसोट्रोपिक का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे। ठीक है, और आइसोट्रोपिक का एग्जाम्पल क्या है। दूसरा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनाइसोट्रोपिक है, एमोर्फस सॉलिड जो है वो आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक जो होंगे वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर मेजर करो सेम आएंगे, बट जो आइसोट्रोपिक होंगे वो सारे सेम आएंगे। बट एनाइसोट्रोपिक क्या होंगे, व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल, जो वैल्यूज़ आएंगी वो भी क्या आएंगी आपकी, डिफरेंट आएंगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका उस क्वेश्चन का, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका एनाइसोट्रोपिक का, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज आर शोन व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन दी सेम क्रिस्टल। तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है इनमें से, चलो देखते हैं, एक बार एनसीईआरटी से डिस्कस करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। मैंने अभी अभी क्या डिस्कस किया था आपसे, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एनाइसोट्रोपिक, और एमोर्फस सॉलिड क्या है,
आइसोट्रोपिक। अब एक बार ऑप्शन देखो आप, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए पूछा है, ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए हमने बोला कि ये एनाइसोट्रोपिक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ उसने पूछा नोट कैरेक्टरिस्टिक, तो नोट मतलब नहीं होगा, यानी कौन सा नहीं है कि वो आइसोट्रोपिक है। बाकी डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होगी, रेगुलर पीरियडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन द एंटायर क्रिस्टल होगा, और एक ट्रू सॉलिड होंगे। तो आई होप आप समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या है आपका? बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस? तो यहाँ पे नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस का एग्जाम्पल क्या होगा आपका? ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बात करते हैं एक बार, ठीक है। तो डायमंड, ग्रेफाइट और कॉमन सोल्ट, ये तीनों आपके किसके एग्जाम्पल है? क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ग्लास। ग्लास किसका एग्जाम्पल है? नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको मिल सकता है वो कौन सा है? आपका ग्लास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयोडीन मोलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस बाई, ये आयोडीन मोलिक्यूल I2 है, यानी ये I है और ये इसके साथ कंबाइन है, ये I दूसरा है। अभी पूछना चाह रहा है कि इसके अंदर कौन से टाइप का फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं आपको अच्छे से। यहां पे सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो डेल्टा EN यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होगा? 0। और जब दोनों सिमिलर टाइप के एटम होंगे तो ये दोनों क्या हो गया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। और नॉन पोलर के अंदर जो आपका फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? दो तरीके से लिखते हो आप, या तो आप लिखोगे इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, देखो ऑप्शन में ये भी मिल सकता है आपको, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, या फिर इसकी जगह आपको मिल सकता है लंदन फोर्स। तो आपका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड्स? आयनिक सॉलिड्स का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से क्या नहीं है? देखो आयनिक सॉलिड्स का अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl लिया अपन ने। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनके बीच का जो फोर्स होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो आपका वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो ये नहीं होगा। और आपको पता है आयनिक जो मॉलिक्यूल्स होंगे, आयनिक सॉलिड्स जो होंगे वो ब्रिटल होते हैं नेचर के अंदर, तो आपका ये भी नहीं होगा। आयनिक सॉलिड्स जो होंगे आपके वो एनाइसोट्रोपिक नेचर के अंदर होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं आयनिक आपके, तो एनाइसोट्रोपिक भी नहीं होंगे। ठीक है, अभी मैंने ऊपर जस्ट आपको क्वेश्चन का आंसर बताया था, तब मैंने कॉमन सोल्ट के अंदर बोला था कि ये आपका नॉन क्रिस्टलाइन है, एमोर्फस नहीं है, मतलब ये क्या है? क्रिस्टलाइन है। तो NaCl क्या हो गया आपका? क्रिस्टलाइन, तो ये भी नहीं होगा। अब दूसरी बात सुनो, जब आयनिक सॉलिड्स की हम लोग बात करते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में कंडक्टिविटी शो नहीं करते, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। लेकिन जब आप या तो इनको पानी के अंदर डालो या फिर मोल्टन स्टेट यानी मेल्ट करवा दो इनको, तो इनकी कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बट यहाँ क्या लिखा हुआ है? लो लिखा हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा? ये नोट पूछा है तो आंसर ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एमोर्फस सॉलिड? एमोर्फस सॉलिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यहाँ पे? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑन हीटिंग दे में बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर। सेकेंड, they may become crystalline on keeping for long time. Amorphous solids can be molded by heating. They are anisotropic. तो आपको पता है amorphous solid isotropic होते हैं और ये नॉट ट्रू, तो आंसर क्या होगा आपका? ही बाकी तीन स्टेटमेंट जो इसके रिगार्डिंग है वो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी लिथियम एटम्स आर प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल विथ एज लेंथ दिस एंड डेंसिटी 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? आपको द D इज इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन ए क्यूब इंटू क्या होगा आपका? N होगा। ये ग्राम पर सेंटीमीटर है और आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है आपका? 10⁻10 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10⁻8 सेंटीमीटर। तो आपका जो एज लेंथ है यानी A कितना हो जाएगा आपका? 3.5 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर ए क्यूब लिखोगे आप तो ये हो जाएगा 3.5 का क्यूब इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे आंसर, एक बार देख लेते हैं इसको सोल्व करके। Z आपका क्या बोला इसने? हाउ मेनी लिथियम एटम्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी लिथियम यानी Z ही पूछा है। ठीक है,
डेंसिटी कितनी है 0.53, जेड आपको फाइंड करना है, मोलिकुलर वेट कितना है इसका 7 ले लेते हैं। अब देखो ए क्यूब कितना है 3.5 का क्यूब इंटू 10⁻24। अब यहाँ पे ए क्यूब इंटू एन ए, चलो यहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए क्यूब इंटू एन ए कर देते हैं। तो 3.5 का क्यूब कितना आएगा आपका, तो ये 3.5 का जो क्यूब आएगा ये आपका आएगा 42.875 इंटू 10⁻24 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई बाई एन ए कितना है 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ देखो 10⁻23 ये कितना बचेगा 10⁻1, और जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी आपकी 258 है ये 258.23, और 10⁻1 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगी 25.8 लिख देते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ कितना लिखना है 25.8। तो यहाँ से z क्या बनेगा 0.53 इंटू 25.8 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पे z आएगा 1.95, और आपको पता है 1.95 कोई वैल्यू नहीं है, और z की वैल्यू हमेशा इंटीजर में आएगी, कोई नंबर आएगा फिक्स, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका 2। आई होप आपको ये डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। डेंसिटी में आपको कुछ भी फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, m भी बोला जा सकता है, a भी बोला जा सकता है, na भी बोला गया, या फिर डेंसिटी बोल दे, सारे देके, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स p एंड q। जो एटम q है वो CCP में अरेंज्ड है। एटम q किस में अरेंज्ड है CCP, और मैंने बोला था CCP का जो z होगा वो कितना होगा आपका 4। p एटम्स ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल साइड्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल साइड्स का मतलब क्या है यहाँ पे, वो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे P जो होगा वो आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होती है, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स या टेट्राहेड्रल साइड्स की बात वही है, तो 2Z होती है वो। याद रखना जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है वो होती है Z के बराबर, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है वो होती है 2Z के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे P कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, तो P आपका 8 है, Q आपका 4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका P2Q, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। यह आपको HCP भी दे सकता था, HCP के लिए Z की वैल्यू ध्यान रखिएगा कितनी होती है 6 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पैकिंग इन द सॉलिड्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ये चीज़ कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैं आपको सारा क्लियर करता हूँ एक बार। BCC के बारे में या SCC में एक टेबल बनाता हूँ, SCC, BCC एंड FCC, और एक साथ में HCP भी बना देता हूँ। सबका Z हम लोग डिस्कस करते हैं, सबकी पैकिंग फ्रैक्शन सब कुछ डिस्कस कर देते हैं इसके अंदर। देखिए इसका जो Z होगा, यहाँ पे Z लिखते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करें, अगर पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो SCC का जो होता है वो 52.4% होगा, 68 होता है, 74%, और इसका भी 74 के अराउंड जाता है। ठीक है, परसेंटेज वॉइड क्या होगी, 100 में से माइनस करिए भैया, माइनस करोगे 47.6% आएगा, 32% आएगा, 26 आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा 26% आएगा। आर मैंने ऊपर डिस्कस कर ही दिया आपको। तो अब आप ऑप्शन चेक कीजिएगा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा HCC के अंदर, SCC के अंदर 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा, और FCC में कितना होगा आपका 12 होगा। और HCP की अगर मैं बात करूँ तो HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना लिया जाता है 12 ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, वो कई बार जैसे आपको और कुछ पूछ लिया जाए तो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आंसर क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे सबके कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस कर दिए, इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं आपके 12। तो अब देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इन BCC मोड ऑफ पैकिंग इज 8। ठीक है, करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है तो ये गलत हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर SCP मोड ऑफ पैकिंग 12, करेक्ट है, गलत हो गया। वॉइड स्पेस इन HCP मोड ऑफ पैकिंग इज 32, कहाँ पे गया 32, HCP में 32 है क्या वॉइड, कितना है 26, और वॉइड स्पेस इन CCP मोड ऑफ पैकिंग इज 26। FCC और CCP एक ही बात है, तो यहाँ पे कितना है 26, तो ये भी करेक्ट है।
तो आंसर ये आ गया आपका इनकरेक्ट। मैंने टेबल बना दिया, आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया एक एक चीज़। द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ ए मेटल क्रिस्टल फॉर ए सिंपल क्यूबिक लैटिस, अभी ये ऊपर बताया था मैंने, कितना होगा 52.4, यहाँ देख लीजिएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा यहाँ। ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई एज एनायन मेक CCB। वाई क्या बना रहा है, CCB। एलिमेंट एक्स है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बना रहा है, एक्स क्या बना रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। मैंने अभी ऊपर क्लियर किया था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स Z के बराबर होंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2Z के बराबर होंगी। CCB का Z कितना होता है 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितनी होंगी 4, तो Y भी 4, X भी 4, आंसर क्या जाएगा आपका X एंड Y, तो आंसर C इज करेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा। आपसे पूछ रहे ट्राइगोनल क्रिस्टल के लिए कौन सा अरेंजमेंट सही है, चलो मैं आपको NCERT से दिखाता हूँ। देखिएगा ट्राइगोनल के लिए क्या सही है, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा बट नॉट इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो चलिए देखिए आंसर क्या होगा आपका। अपन ने वहाँ बोला A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा है बट नॉट इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। इन ए BCC क्यूबिक स्ट्रक्चर द स्पेस ऑक्यूपाइड इज अबाउट, BCC के अंदर बोला था 68, ये SCC में होगा, ये BCC में होगा, और ये FCC या CCP या फिर HCP में होगा। आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा। ए क्रिस्टल सिस्टम विद एक्सेस, तीनों नॉट इक्वल है और तीनों ही नॉट इक्वल्स टू 90 है। चलो इसको भी NCERT से चेक करते हैं। देखिएगा यहाँ पे A is not equals to B is not equals to C and alpha is not equals to beta and not equals to gamma and not equals to 90। तो आंसर क्या होगा, ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्राइक्लिनिक। मैंने बोला ना उस टेबल से काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो टेबल, ध्यान रखिएगा वहाँ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस। अब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन फेवर करेगी, तो किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंपाउंड को सॉलिड स्टेट में रहने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई थर्मल एनर्जी, वीक कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सॉलिड स्टेट के अंदर किसी भी सब्सटेंस को एग्जिस्ट करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। लो टेम्परेचर इसलिए चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन मोलिकुलर मोशन, मोलिकुलर मोशन डिक्रीज हो जाएगी सॉलिड स्टेट के अंदर, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस लगेंगे, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस काम करेंगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से वो क्या करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर या फिर स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स अगर होगा तो आपका आंसर यहाँ पे वो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, लो टेम्परेचर है, तो आपका आंसर क्या कहाँ चला जाएगा, लो टेम्परेचर पे चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट क्रिस्टल शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स आर, क्या होगा, तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन वीकली बॉन्डेड टुगेदर, स्ट्रांगली बॉन्डेड टुगेदर, स्फेरिकली सिमेट्रिकल और अरेंज्ड इन प्लेन्स। देखिए इसका आंसर होगा अरेंज्ड इन प्लेन्स। क्यों, क्योंकि जितना सिस्टमेटिक वे में जो आपके एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होंगे उतना ही उनको ब्रेक करना क्या होगा, आपके लिए आसान होगा। इसलिए आंसर क्या होगा, अरेंज्ड इन प्लेन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस सॉलिड। आपका अमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आपका यहाँ पे अमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। ग्रेफाइट आपका क्या है, क्रिस्टलाइन। क्रोम एलम भी आपका क्रिस्टलाइन है। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो क्रिस्टलाइन भी होता है अमोर्फस, बट क्रिस्टलाइन मेनली होता है। अगर मैं बात करूं क्वार्ट्ज ग्लास की, देखो दो चीज होती है सिलिका की, एक होता है क्वार्ट्ज, ये होता है आपका क्रिस्टलाइन, और अगर आपका क्वार्ट्ज ग्लास है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा अमोर्फस। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, क्वार्ट्ज ग्लास।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डेंसिटी ऑफ मेटल विच क्रिस्टलाइजेज इन BCC लैटिस। देखो डेंसिटी चाहिए Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। BCC के अंदर एज लेंथ आपको ये दिया हुआ है, तो एज लेंथ आपको पता है ए आपका 300 पिकोमीटर है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, 1 पिकोमीटर होता है 10⁻10 सेंटीमीटर, या फिर 10⁻12 मीटर लिखना चाहो तो 1 पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। ठीक है, तो यहाँ डेंसिटी आपकी BCC है, तो Z की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियस है 2, मोलर मास 50 अपॉन ए क्यूब। तो देखो ए कितना हो जाएगा 300 10⁻10, 2 से यहाँ कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻8, और इसका क्यूब लिखोगे तो 3 का क्यूब 27, और ये आ जाएगा -24। तो यहाँ आ जाएगा 27 10⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये यहाँ रह जाएगा 10⁻1। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। 10⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 हो जाएगा, और 50 इंटू 2 100, और 10⁻1 ऊपर गया तो ये अपॉन 27 इंटू 6.023। जब इस कैलकुलेशन को हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिएगा। इसको सोल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 6.149, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 6.15। तो आंसर इज सी। आई होप यहाँ पे आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिल गया होगा। अब देखिए, इन ए क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ n स्फीयर्स द नंबर ऑफ ऑक्टेड्रल होल्स या वॉइड्स। मैंने बोला था आपको ये Z है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, 2Z के इक्वल यानी 2n, और ऑक्टेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, जितना n होगा तो n के बराबर। तो ऑक्टेड्रल वॉइड्स n के बराबर होंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, n आ जाएगा यहाँ पे। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी एक अच्छा कंडक्टर होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो आंसर बी इज करेक्ट। इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट, आपको सबको पता है, SCC, BCC, FCC या फिर CCB और HCP। मैंने सबको क्लियर कर दिया। यहाँ 52.4% है, यहाँ 68% है, यहाँ कितना परसेंट है आपका 74% है, और यहाँ भी कितना है 74। तो आप ऑप्शन मैच करिएगा, HCP एंड CCP इज़ योर आंसर। तो बी इज़ करेक्ट। आई होप मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर कर दी। अगर वीडियो सच में पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर, जहाँ पे हम लोग डिफेक्ट्स और यहाँ पे जो पैकिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।